नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं घुटन का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से इसके पहले भाग को आप सुन सकते हैं। चलिए अब दूसरा और अंतिम भाग शुरू करते हैं। उसी शाम रश्मि अपने पापा के लिए जब चाय लेकर के उनके कमरे की ओर जा रही थी कि तभी उसने पापा की बुझी हुई आवाज सुनी। जानती हो मधु, शुक्ला जी की बेटी 2 दिन पहले एक लड़के के साथ भाग गई। बेचारे 2 दिन तक ये सच छुपाए रखा, पर ये बात तो ठीक वैसे ही थी जैसे राख में दबी चिंगारी। कल मोहल्ले में किसी को खबर लग गई और वो उनसे पूछने चला गया कि कैसे क्या हुआ। बस फिर क्या था, बेचारे शुक्ला जी को दिल का दौरा पड़ गया इज्जत चले जाने की सोच करके, और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मधु, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारी रश्मि अगर ऐसा कुछ करेगी तो मैं तो खुद को मार ही लूंगा, क्योंकि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छी तो मौत ही होगी। रश्मि के कदम अपने पापा की बात को सुन करके वहीं थम गए और वो सोचने लगी कि अगर वो मानस की बात मान लेती है तो पापा की भी हालत शुक्ला अंकल की तरह हो जाएगी, या पापा इस सदमे में अपने आप को ही कुछ कर लेंगे। ये सोच करके रश्मि कांप गई और उसके हाथ से चाय का कप गिर करके टूट गया। क्या हुआ रश्मि, ठोकर लग गई क्या? कहीं चोट तो नहीं लगी? घबराए हुए नवीन जी ने रश्मि का हाथ को पकड़ करके उससे पूछे जा रहे थे, और रश्मि उन्हें देख करके सोच रही थी कि पापा, मैं जो चोट आपको देने जा रही थी उससे मुझे ईश्वर ने समय रहते बचा लिया। अगर मैंने मानस की बात को मान करके उसके साथ चली जाती तो जीवन भर खुद को कभी ना तो खुश रह पाती और ना ही खुद को कभी माफ कर पाती। मेरी जिंदगी में भले लाखों जख्म, लाखों तकलीफें हों, पर मैं अपने पापा की जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं लाऊंगी जिसके बाद वो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दें। सोच करके रश्मि ने पापा का हाथ मजबूती से थाम करके कहा, मुझे भला कैसे चोट लग सकती है जब आप मेरे साथ हैं। रश्मि की बात सुन करके उसके पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और हमेशा रहूंगा अपनी गुड़िया के साथ, और जल्द ही एक खूबसूरत राजकुमार खोज करके उसे तेरी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी दे दूंगा। पापा की बात सुन करके रश्मि वहां से अपने कमरे में चली गई और उसके पापा हंस करके बोले, मधु देखो, हमारी रश्मि को शर्माना भी आ गया। लगता है अब समय आ गया है के लिए लड़के की खोज शुरू करने की। नवीन की बात सुन करके उनकी पत्नी ने मुस्कुरा करके हामी भर दी। कमरे में घंटों वो मानस और अपनी जिंदगी के बारे में उसने जितने सपने देखे थे उसे टूटते हुए आज वो महसूस कर रही थी, और वो इतनी मजबूर थी कि अपने दिल पर लगे इस जख्म के बारे में किसी से कह भी नहीं सकती थी। इसके बाद उसने कुछ सोचा और कल मानस से बात करने का इंतजार करने लगी। दूसरी दोपहर जब मानस का फोन आया और मानस ने बताया कि उसके परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका मानना है जिसमें मानस खुश है वो भी उसी से खुश है। पर रश्मि को आज पहली बार मानस की बात में वो कशिश महसूस नहीं हुई जो हमेशा होती थी, और उसने कहा, मानस मुझे थोड़ा समय और दो ताकि मैं अपने पापा को अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता सकूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उसकी बात सुन करके मानस ने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। रश्मि बहुत देर तक अपनी खुशियों को बिखेरते हुए महसूस करके अपने कमरे में रोती रही। फिर भी उसने पापा से मानस के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई। तुझसे बिछड़ करके जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। फिर भी अपनों की खुशी के लिए ये जहर भी दिल हंसते हुए पी जाएगा। बड़ा नादान है दिल वही पर जा लगा जहां से मिलने की जगह बिछड़ने की गुंजाइश ज्यादा थी। फिर भी ये जख्म और जख्म की तरह दिल में दफन हो जाएगा। उस दिन के बाद ना तो मानस ने फोन किया और ना ही रश्मि ने कोशिश की, क्योंकि अपने घर जाने के बाद मानस ही फोन करता था, और रश्मि ने इस बात को महसूस कर लिया था कि मानस उसका नहीं हो सकता, और हुआ भी वही। लगभग महीने भर के बाद एक सुबह उसने पड़ोस में एक कार से जिसे उतरते देखा
तो उसकी जैसे सांसें रुकने लगी। सामने मानस के साथ एक खूबसूरत तो नहीं लेकिन देखने में अच्छी लड़की के साथ मानस अपने मामा के घर जा रहा था। उसके चेहरे पर ना तो रश्मि को ना पाने का दर्द था और ना ही उसे ये लगा कि जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने मामा जी के घर में जा रहा है तो कम से कम ये ख्याल करके ही हो सकता है कि रश्मि देख रही हो, अपनी पत्नी से थोड़ी दूरी बना लेता। पर नहीं, उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम करके घर के अंदर गया। रश्मि ने ये सच महसूस कर लिया था, पर सामने मानस को किसी और के साथ देख करके वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और घंटों अपने कमरे में रोती रही। रश्मि कब से आवाज लगा रही हूँ, ना तो जवाब दे रही है और ना ही दरवाजा खोल रही है। क्या हुआ है, बताएगी भी कि मैं तेरे भाइयों को बुला करके दरवाजा तोड़ने के लिए कहूँ? बहुत आवाज देने के बाद भी जब रश्मि ने दरवाजा नहीं खोल रही थी तो उसकी माँ ने आवाज देते हुए कहा। माँ ने जब भाइयों को बुलाने की बात कही तो रश्मि ने झट से दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी बात पर शक हो और यही बात को लेकर के वो उसे तंग करें। अरे तेरी आंखें लाल क्यों हैं, क्यों रो रही थी, बता तो बात क्या है, तभी तो मैं कोई रास्ता निकाल पाऊंगी। माँ ने रश्मि की आंखें लाल देख करके प्यार से उसे कमरे में ले जा करके बेड पर लिटा करके पूछा, तो रश्मि के अंदर का दर्द आंसू बन करके बहने लगा और माँ उसके सिर पर हाथ फेर करके उसे चुप करा रही थी और उससे रोने का कारण पूछे जा रही थे। रश्मि का दिल किया कि माँ को सारी बातें बता दे, संजय और दीपक से लेकर के मानस के प्यार तक का सब कुछ, पर उसे लगा कि कहीं संजय और दीपक मम्मी पापा को कोई झूठी कहानी सुना करके फिर से उसे उनकी नजरों में झूठी और गिरी हुई साबित ना कर दें। इसलिए उसने माँ की तसल्ली के लिए अपने दर्द को पीते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, सुबह से पेट में दर्द था, दवा लेकर के सोने की कोशिश कर रही थी कि आप आ गए और अब तो सिर में भी जोरों से दर्द हो रहा है। बस मम्मी आप मेरे पास रहो जब तक मैं सो नहीं जाती। रश्मि की बात को सुन करके उसके सिर को चूमते हुए उसकी माँ ने कहा, पूरी पागल है तू, अगर दर्द हो रहा था तो मुझे बताती ना, पहले मैं आकर के सिर दबा देती तो अभी तो तुझे आराम मिल गया होता। कोई बात नहीं, तू सोने की कोशिश कर, मैं तेरे पास हूँ, कह करके उसकी माँ वहीं उसके पास बैठ गई और हल्के हल्के से उसका सिर दबाने लगी। रश्मि माँ की गोद में सर रख करके अपने दर्द को भूलने की कोशिश करने लगी। दर्द तक रहता तो शायद मैं सह भी जाती, आंसुओं को पी करके मुस्कुरा भी जाती। कैसे कहूँ अपने दर्द किसी से जब जख्म देने वाले मेरे अपने हैं, गैर होते तो उनकी शिकायत अपनों से भी कर जाती। पता नहीं मानस इस शादी से खुश था या नहीं, पर जब भी रश्मि उसे देखती उसे लगता कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। पर एक दिन वो हुआ जिसके बाद उसे यकीन हो गया कि मानस के दिल में उसके लिए प्यार था, वो उसकी भावनाओं के साथ खेल नहीं रहा था। हुआ ये कि दिसंबर की शुरुआत हफ्तों में रातें ज्यादा ठंडी भी नहीं होती, फिर इंसान जब बेड पर चला जाए तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। वैसे ही वो रात थी और रश्मि अपने कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर इक्का दुक्का आते जाते लोगों को देख रही थी। तभी उसकी नजर मानस पर पड़ी। मानस के लड़खड़ाते हुए कदमों से उसे एहसास हो गया था कि मानस ने नशा किया है, क्योंकि रश्मि मानस को लगभग 3 साल से जानती थी, पर कभी उसे नहीं लगा कि मानस पीता भी है। तो आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मानस को पीना पड़ा, पी करके सड़कों पर लड़खड़ाते हुए चलना पड़ा। तभी उसकी नजर मानस की पत्नी पर पड़ी, जो अपने घर से निकल करके मानस को संभालने की कोशिश करते हुए उसे घर ले जाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। और मानस बोले जा रहा था, मैंने मना किया था इस शादी के लिए, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी और तुम ऐसे मेरे पास आ करके अपना हक नहीं जमाया करो। मेरे दिल में आज भी वो है और हमेशा रहेगी।
उसे संभालते हुए उसकी पत्नी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, अगर मुझे पता चल जाए कि वो कौन थी जो मेरी शादी के बाद भी मेरे पति को मेरा होने से रोक रही है, अगर कहीं मिल गई तो मैं उसकी वो हालत करूंगी कि वो जिंदगी भर अपने आप से भी प्यार करने के लायक नहीं रहेगी। बोलते हुए मानस को वो घर के अंदर ले गई और रश्मि अंदर से कांप गई कि कहीं मानस की पत्नी को मेरे बारे में पता चल गया तो वो घर पर आकर के हंगामा जरूर करेगी और फिर मेरे भाइयों को और एक मौका मिल जाएगा मुझे नोचने का। लेकिन उसका दिल अभी भी यही यकीन कर रहा था कि मानस जैसा भी हो बेवफा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो अपनी पत्नी को हमारे बीच के संबंधों के बारे में उसे बता देता और उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ गया होता। पर आज भी उसके दिल के किसी कोने में मैं हूँ और यही मेरे लिए काफी है, क्योंकि ये बात मैं भी जानती हूँ कि मैं चाह करके भी मानस की नहीं बन सकती। अब उस रात के बाद सुबह उसकी पत्नी को छत पर देखा तो रश्मि को समझने में देर नहीं लगी कि वो रात भर रोई है, क्योंकि उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। रश्मि को अपनी ओर देखते हुए देख करके वो धीमे से मुस्कुरा दी और रश्मि ने उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा करके दिया, पर दोनों के दिल में दर्द था, ये उनकी आंखें बता रही थी। रश्मि वहां से हट गई क्योंकि उसे महसूस होने लगा कि अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो मानस की पत्नी बात करने की पहल करेगी और हो सकता है कि बातों बातों में मानस से जुड़ी कोई बात खुल जाए। यही सोच करके वो छत से नीचे आ गई, लेकिन नीचे आकर के उसने जो सोचा वो करने के लिए सच में बड़ा दिल चाहिए होता है। उस दिन मानस बहुत दिनों के बाद छत पर आया था और उसकी नजरें अनायास ही रश्मि की छत की ओर चली गई, रश्मि को देखने की चाह लेकर के। और रश्मि उसे कब से देखे जा रही थी ये मानस को एहसास नहीं था। दोनों की नजरें टकराई तो पल जैसे ठहर से गए थे, बस था तो दोनों के दिलों में एक दूसरे को खोने का दर्द। थोड़ी देर के बाद रश्मि ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए मानस को फोन करने का इशारा किया तो मानस उसे आश्चर्य से देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि रश्मि अब उससे बात क्यों करना चाहती है। अब हमारे बीच कुछ होने का समय निकल गया है, पर रश्मि की आंखों में जो आंसू छुपाने के बाद भी मानस ने देखे थे उसे बात करने पर मजबूर कर रहे थे। मानस ने हाँ में सिर हिला करके हाँ कहा और इशारे से 2 घंटे बाद बात करने का वादा करके वहां से हट गया और रश्मि मानस की उस प्यार जो अधूरा रह गया उसे दिल में लिए उसके फोन का इंतजार करने लगी। रश्मि का इंतजार इस बार ज्यादा लंबा नहीं हुआ और मानस ने रश्मि को फोन किया और फोन उठाने पर दोनों थोड़ी देर खामोश हो करके एक दूसरे की अनकही बातों को समझने की कोशिश करते रहे। तुम जो भी किया मानस, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे सफर में मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती थी। पर मानस, जब इतना बड़ा फैसला करते समय तुम नहीं टूटे तो अब क्या हुआ जो तुम। थोड़ी खामोशी के बाद रश्मि ने पहल करते हुए कहा तो मानस को इतने दिनों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? एक पल में कह दिया अभी सोचने के लिए और समय चाहिए। जब तुम जानती थी कि यही चीजें मेरे पास नहीं हैं, फिर भी तुमने खैर छोड़ो। जब ईश्वर ने हमारे प्यार का साथ इतना ही लिखा था तो तुमसे क्या शिकायत करूं। वैसे आज तुमने किस लिए मुझसे बात करना जरूरी समझा? मानस की बातों में उसकी मजबूरी और दर्द साफ रश्मि समझ रही थी, पर वो मानस से भी ज्यादा मजबूर थी। मानस, तुमने जो फैसला लिया है उसे ईमानदारी से निभाओ भी, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उसी के आधार पर कह रही हूँ कि तुम अपनी पत्नी को उसका हक दो जो शादी के वक्त तुमने उसे दिया था। रश्मि की बात सुनकर के मानस को आश्चर्य हो रहा था कि उसे कैसे पता कि मैं आज भी सिर्फ रश्मि का हूँ। और उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी
के साथ रिश्ता वैसा नहीं है जैसा हम सबको दिखाते हैं। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? मानस की बात सुनकर के रश्मि फीकी हंसी हंसते हुए बोली, हम लड़कियों को ये ईश्वर जन्म से ही गुण दे देता है कि वो जिससे दिल से जुड़ी होती हैं उसके जीवन में जो चल रहा है उसे वो उसके कहे बगैर ही समझ जाती हैं। इसलिए मैं आज तुमसे बस यही चाहती हूँ कि अगर कभी मुझसे प्यार किया हो तो उसी के खातिर अपनी पत्नी को वो सारे हक दो जो उसका है, और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे और उसके बीच सपने में भी ना आऊं। कह करके उसने फोन रख दिया और उधर मानस सोच रहा था कि सच में रश्मि ने मुझसे दिल की गहराइयों से प्यार किया था। तभी तो मेरे दिल की कसमकस को भी बिना कहे ही समझ गई, और एक मैं हूँ जो उसके ना को उसकी बेवफाई समझ रहा था, जबकि उसने ये सारा कुछ अपने पापा की इज्जत को समाज में बनाए रखने के लिए किया था। सच में रश्मि अपने सारे रिश्तों को दिलों से निभा रही थी, और मुझे पता है कि आज उसने भले ही ये बात सामान्य रूप से कही है, पर ये कहने के बाद उसे जो दर्द हुआ होगा उसे मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। फिर भी रश्मि, मैं अपने प्यार को समाज में बदनाम नहीं होने दूंगा, और भले मैं अपनी पत्नी को सारे हक दे दूं, पर दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगी आखिरी सांस तक। उधर अपने कमरे की तन्हाई में रश्मि मानस को खोने के दर्द को आंसुओं में बहा देना चाहती थी। मेरे हिस्से का दर्द था, इसलिए उसे अपने पास मैंने रख लिया। खुदा से दुआओं में तेरी खुशियों को मैंने मांग लिया। दर्द हो या तन्हाइयों का सफर हमेशा मेरा कोई नहीं बना जब हम सफर, और हमदर्द हमेशा के लिए खुद को ही मैंने बना लिया। कुछ दिनों के बाद रश्मि ने अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करती रही, और इतने सालों के दर्द ने उसे जख्म भी चुपचाप से पी गई, जैसे जिंदगी में मानस की कभी एंट्री ही नहीं हुई थी। और शायद उसके इस बार की खामोशी ईश्वर तक को चुभ गई, और उसने रश्मि के लिए कुछ अलग सोचा जो रश्मि ने भी सोचना छोड़ दिया था। मधु, जल्दी आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है, जिसे सुन करके तुम भी मेरी तरह खुशी से पागल सी हो जाओगी। नवीन जी ने घर में कदम रखते ही मधु जी को आवाज लगाई, तो रश्मि को लगा कि शायद पापा कोई बड़ी कामयाबी मिली होगी, तभी वो इतने खुश हैं। सोच करके वो भी जैसे ही कमरे से बाहर जाने वाली थी, पापा की बात सुन करके उसके कदम वहीं थम गए। मधु, हमारी रश्मि के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का और परिवार मिला है, देखना हमारी रश्मि वहां राज करेगी। नवीन जी ने खुशी से कहा तो मधु जी लड़के के बारे में विस्तार से पूछने लगी, पर रश्मि को इन बातों से जैसे कोई खुशी ही नहीं मिल रही थी। रात के खाने के समय मधु ने रश्मि से कहा, बेटा अच्छे से खाया पिया कर, लड़के वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हमने तुझे ढंग से खिलाया पिलाया नहीं। आखिर शादी में तेरे चेहरे पर रौनक तो होनी ही चाहिए। माँ की बात सुनकर के रश्मि वहां से उठ करके अपने कमरे में चली गई, तो मधु जी हंसते हुए बोली, देखो तो अभी से शर्मा रही है, जब लड़के वाले देखने आएंगे तब तो ये शर्म से पूरी लाल ही हो जाएगी। नवीन जी इस बात पर हंस दिए। दूसरे दिन सब अपने अपने कमरे में थे, तब दीपक आया और रश्मि से पूछा, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस शादी से? लेकिन एक बात याद रखना, तेरी शादी चाहे जिसके साथ भी हो, तेरी सुहाग रात मेरे साथ होगी पहले। और रही उस लड़के की बात, तो उसे तू अपने पास आने मत देना, बोल करेगी ना? रश्मि ने हाँ में सिर हिला दिया और दीपक के जाने के बाद सोचने लगी। एक तरफ ये मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी खुशी इसके लिए बहुत मायने रखती है, दूसरी तरफ ये मुझे मेरी ही नज़र में गिराने का मौका नहीं छोड़ता है। सोच करके रश्मि ईश्वर से मन ही मन बोली, मेरी कोई खुशी तुझे मंजूर नहीं थी, फिर भी एक प्रार्थना है, मैं जिसकी भी पत्नी बनूं कम से कम उस रिश्ते को ईमानदारी से निभा सकूं। सोचते हुए पुरानी एक उपन्यास लेकर के पढ़ने लगी, क्योंकि यही उसके अकेलेपन का सच्चा साथी था। जल्द ही एक नवीन जी ने बताया कि कल लड़के वाले रश्मि को देखने आने वाले हैं।
रश्मि जानती थी कि ये खुशी भी उसके हिस्से में आकर के हाथों से फिसल जाने वाली है, इसलिए अब किसी भी खुशी की उम्मीद करना बेकार है। सोच करके रश्मि के चेहरे पर कोई ना तो खुशी दिख रही थी और ना ही कोई डर, क्योंकि उसे उसके अपने ने रिश्ते का खून करके ऐसा डरा दिया है कि वो अब सब डर से डरना छोड़ चुकी है। दूसरे शाम तक मधु जी ने पूरे घर को बहुत अच्छे सलीके से सजा दिया और रश्मि के लिए भी एक सुंदर सा सूट पहना दिया। मधु, इनसे मिलो, ये हैं सूरज जी और ये उनके मम्मी पापा। दिनेश भाई के साथ इनके घर जा करके बात करके आया था, तभी से मुझे सूरज जी और उनका परिवार पसंद आ गया था। अब आप लोग भी हमारी रश्मि को देख करके पसंद कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द हम एक नए रिश्ते में बंध सकें। नवीन जी ने सूरज के पिता महेश जी की ओर हाथ जोड़ करके कहा तो वो उठ करके मुस्कुराते हुए बोले, अरे नवीन भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिनेश भाई ने रश्मि बिटिया की इतनी तारीफ की है कि हम तो उसे पहले ही अपना मान चुके हैं। अब तो बस इन बच्चों को एक दूसरे को पसंद करना है, बाकी की रस्मों के लिए हम तो कब से तैयार बैठे हैं। वैसे जल्दी से रश्मि बिटिया को बुलवाइए, हम भी उसे देखने के लिए बेताब हैं। मधु जी महेश जी की बात सुन करके रश्मि को लाने अंदर चली गई। ऑरेंज और लाल कलर के सलवार सूट में रश्मि की सुंदरता और खिल गई और जब उसे लेकर के मधु जी बाहर जा रही थी तब भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। ये है हमारी रश्मि, ईश्वर ने बहुत मन्नतों के बाद हमारी झोली में ये फूल दिया है, हम तो इसे अपनी ओर से अच्छा देना चाहेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ। मधु जी ने रश्मि को लाने के बाद कहा तो सूरज जी की मां ने हंसते हुए कहा, अब तो हमारे हाथ भी कुछ नहीं है, अब तो जो भी तय करना है इन दोनों को ही तय करना है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या ये दोनों एक दूसरे से बात करने दें ताकि ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान सकें। नवीन जी इस तरह के बातचीत और लड़के और लड़की के अकेले मिलने के पक्ष में नहीं थे, पर लड़का और उसका परिवार उन्हें काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने सोचा दोनों घर में ही हैं और अच्छी बात यह है कि शादी के पहले दोनों एक दूसरे की थोड़ी बहुत पसंद नापसंद पता चल जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। क्यों नहीं, अच्छा ही है, दोनों एक दूसरे को समझ भी लेंगे तभी आगे का सफर अच्छा रहेगा। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा तो एक पल मधु जी उन्हें देखती रही, क्योंकि इस तरह के जवाब की उम्मीद उनसे उन्होंने नहीं की थी। आपको हम पसंद हैं या नहीं, कम से कम यही बता दें। काफी देर खामोशी दोनों के बीच जब बनी रही तब सूरज ने बात आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कहा तो रश्मि ने अपनी नजरें नीची किए ही कहा, आप पापा की पसंद हैं तो हमें भी पसंद हैं, बस इससे ज्यादा हम क्या कहें। रश्मि की बात पर सूरज को आश्चर्य हुआ कि आज के मॉडर्न जमाने में भी इस प्रकार के विचार रखने वाली लड़की होती हैं, लेकिन जो भी हो मुझे इसकी सादगी और चेहरे पर छाई मासूमियत और अगर इसे मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच करके सूरज ने अपने पापा से शादी के लिए हामी भर दी। सूरज को रश्मि की सादगी और मासूमियत ने अपना दीवाना सा बना दिया था, इसलिए उसने अपनी माँ से कह करके शादी की तारीख अगले महीने की जब निकाली तो नवीन जी घबरा करके महेश जी से बोले, भाई साहब इतनी जल्दी कैसे, सारी तैयारी कर पाऊंगा और आप लोगों को भी तो तैयारी के लिए समय चाहिए ना, इस तरह से अचानक सब कुछ कैसे हो पाएगा। महेश जी ने मुस्कुराते हुए नवीन जी के कंधे पर हाथ रख करके कहा, आप बहुत चिंता करते हैं, अरे अभी तो महीना भर है ना, और जब सूरज खुद चाहता है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए तो फिर हमें तो खुश होना चाहिए कि सूरज रश्मि के साथ अपनी गृहस्थी शुरू करने को बेचैन है। वैसे सच कहूं तो नवीन भाई, अगर हमारे अंदर भी सूरज जैसे बोलने की हिम्मत होती तो हम भी सगाई के 6 महीने इंतजार नहीं करते, बल्कि कल सगाई करते और हफ्ते भर में शादी। पर अफसोस उस वक्त ना तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी और ना ही हमारे माता पिता हमारी फीलिंग को समझ पाते थे, क्योंकि जो तड़प हमने महसूस किया है वो हम क्यों अपने बच्चों को होने दें। क्यों, सही कह रहा हूं ना।
नवीन जी ने महेश जी की बात पर मुस्कुरा दिए और शादी की तैयारी में लग गए। उधर सूरज की चाहत थी कि रश्मि से रोज बात करें, पर ये बात करता भी कैसे। उस समय आज की तरह ना तो सबके पास मोबाइल फोन था और ना ही इतनी छूट थी कि लड़की शादी के बाद पक्की होने पर लड़की से मिल सकता था। सो सूरज ने भी अपने दिल को समझा लिया और रश्मि की तस्वीर को अपने पास रखने लगा। काश तुम उस दिन कुछ बोलती तो मैं और भी बातें करता और हो सकता है हम बाहर मिलने का कुछ प्लान बना पाते। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं तुम्हें मैं पसंद भी हूँ कि नहीं हूँ। रात में रश्मि की तस्वीर से बात करते हुए सूरज ने जब ये सवाल उसके दिमाग में आया तो वो कुछ देर तक उदास रहा। फिर खिड़की से एक ठंडी सी हवा चली और रश्मि की तस्वीर उसके हाथ से गिर गई। वो उसे उठा करके चूमते हुए बोला, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, तुम्हें मैं पसंद हूँ। तभी तो ये फालतू की सोच पर तुम नाराज हो गई। अब कान पकड़ता हूँ जो कभी इस तरह तुम्हारे बारे में सोचा तो। और रश्मि की तस्वीर को सीने से लगा करके सो गया। तेरे दिल की बात तेरी आंखें बोलती हैं, मुझे मुझसे चुरा करके तेरे लिए बेचैन किए रहती हैं। तेरी सादगी तेरी खामोशियां कह गई तेरा हाले दिल, हमें भी कहीं है तू भी मेरे लिए यूं ही तड़पती रहती है। महेश जी ने फोन करके जब नवीन जी को अगले हफ्ते सगाई की तारीख बताई तो घर में शादी को लेकर के तैयारी ने और जोर पकड़ लिया। पर इन सब में रश्मि को अभी भी यही लगता था कि ये सारी खुशियां उसके लिए सिर्फ एक मृग मरीचिका की तरह ही होंगी, क्योंकि जब भी वो खुश होने की कोशिश करती है पुराने जख्मों को भूल करके तो हर बार वो जख्म और गहरे होते हैं। क्या पता इस बार भी वो इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलने की जगह और इस कीचड़ में डूब ना जाए, क्योंकि शादी के बाद तो दीपक और संजय को खुली छूट मिल जाएगी और वो जो आज तक नहीं किए हैं वो भी करने लगेंगे। सोचते ही रश्मि डर से कांप गई और उस समय की कल्पना करते ही पसीने से नहा गई। तो क्या ईश्वर मुझे बस दुख ही सहने के लिए भेजे हैं? क्या मेरी जिंदगी में कोई भी रिश्ता ईमानदारी से अपनी रोल कर भी पाएगा? अपने सवालों में उलझी रश्मि रोज अपने इन्हीं सवालों का जवाब कभी खुद से कभी ईश्वर के सामने खड़े हो करके उनसे मांगती थी। इसी बीच सगाई की तारीख भी आ गई और मधु जी ने तो रश्मि के लिए पिंक कलर का लहंगा जब उसके सामने ला करके रखा तो वो उन्हें देखने लगी, क्योंकि पिछले साल मार्केटिंग करते वक्त रश्मि इसी लहंगे को देखती रही थी, पर दाम ज्यादा होने की वजह से माँ से इसे खरीदने के लिए नहीं कह पाई थी। मुझे पता है तू क्या सोच रही है मेरी लाडो, पर तेरे चेहरे पर ये जो खुशी है ना उसके सामने इस लहंगे की कीमत बहुत कम है। और एक बात, मैं और तेरे पापा चाहते हैं कि तू अपनी शादी में जो भी खरीदना चाहती है, जो भी अपने साथ ले जाना चाहती है, सब कुछ हक से ले जा सकती है, क्योंकि तेरी खुशी के सामने ये सब कुछ भी नहीं है हमारे लिए। मधु जी ने रश्मि को लहंगा ले करके सोचते देख करके कहा तो रश्मि रोते हुए उनके गले लग गई और बोली, अगर मुझे कुछ ले करके अपने साथ जाने देना चाहती हैं तो आप और पापा मेरे साथ चलिए। मधु जी रश्मि की बात सुन करके हंस पड़ी और प्यार से उसके गाल पर चपत लगाते हुए बोली, पूरी पागल है तू, भला माता पिता भी कभी लड़की के साथ उसके ससुराल गए हैं? अब ये सब बातें छोड़ और तैयार हो जा। सूरज भी अपने मम्मी पापा और रिश्तेदारों के साथ आते ही होंगे। मैं तेरी भाभी को भेजती हूँ, तुझे तैयार होने में मदद करेंगी। कह करके रश्मि को जल्दी तैयार होने को कह करके वो चली गई। तो रश्मि सोचने लगी, मम्मी अपने घर को सबसे सुंदर और संस्कारों से भरा हुआ मानती हैं और अपने बेटों को संस्कारी और घर की इज्जत बनाए रखने वाला समझती हैं, पर कहीं उनके सामने ये सच आ गया तो क्या ये सदमा वो सह पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि इस तरह के रिश्ते शायद ही किसी घर में होते हैं जहां भाई ही बहन की रक्षा करने के जगह नोचता रहता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी और घर की इज्जत को बढ़ाने वाले हों,
पर ये सुख मेरे मम्मी पापा को वैसे ही नहीं मिला जैसे मुझे घर में रहते हुए भी घर और भाइयों का सुख नहीं मिला। पर जो भी है मैं भले ही सब कुछ सह लूंगी, पर मम्मी पापा को ये सच नहीं पता चलने दूंगी कि शायद ही वो ये सब सहन कर पाए। सोचते हुए रश्मि तैयार होने लगी। लड़कियों को ईश्वर ने ना जाने किस मिट्टी से बनाया होता है कि वो खुद को तकलीफ में रख सकती हैं, पर अपने माता पिता को तकलीफ की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। और शायद इसी सोच और भावना के कारण रश्मि अपने भाइयों का सच अपने मम्मी पापा को बता नहीं पा रही थी। सूरज सगाई के लिए क्रीम और मैरून कलर की शेरवानी में काफी खूबसूरत लग रहा था, पर उसकी प्यासी निगाहें रश्मि को देखना चाहती थी कि आखिर वो कैसी लग रही है आज सज करके। वो भी उसके लिए और उसकी बेचैन नजरों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रश्मि को उसकी भाभियां अपने साथ लेकर के जब आई तो सूरज बस रश्मि को देखता रहा, क्योंकि पिंक कलर में रश्मि की खूबसूरती और निखर आई। और आज भी रश्मि ने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, बस आंखों में काजल और ओंठों पे लहंगे से मिलता हुआ लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था और उसकी ओर सबका ध्यान खींच रहा था। अरे किस्मत हो तो सूरज जैसी, देखो तो एक ही बार में शादी की बात चली और इतनी खूबसूरत लड़की से शादी पक्की हो गई। हम तो यही कहेंगे लंगूर के हाथ में अंगूर, बस ये अंगूर सूरज के लिए खट्टे ना निकल जाएं। रिश्ते में भाई कम दोस्त मयूर ने रश्मि को देख करके कहा तो सब लोग हंस पड़े। तो सूरज ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया तो मयूर बोल पड़ा, मार ले बच्चू, अभी तेरा टाइम है, जल्द ही हम सब तुझे भाभी के हाथ से मार खाते देख करके हम भी खुश हो जाएंगे। कह करके मयूर ने हंसा तो सभी लोग हंस पड़े और सूरज के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई, पर रश्मि बस मुस्कुरा करके रह गई। रश्मि, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो आप कह सकती हैं, मैं खुद आगे बढ़ करके इस शादी के लिए मना कर दूंगा। सगाई के पहले जब एकांत पा करके सूरज ने रश्मि से अपने दिल की बात आखिर पूछ ही ली तो वो सूरज के इस सवाल पर चौंक गई और घबराहट में उसके मुंह से निकल गया, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मुझे आप पसंद हैं, पर खुद को आपके काबिल नहीं पाती हूँ, बस कह करके रश्मि ने जब अपनी नजरें नीची की तो सूरज का दिल चाहा कि रश्मि को बाहों में भर ले, क्योंकि रश्मि ने न केवल उसे पसंद किया था बल्कि उससे बात भी की थी, पर समय और हालात उसे अपने जज्बातों पर काबू रखने को कह रहे थे। तेरी खामोश निगाह सब कुछ बयां कर जाती है, तेरे हाले दिल तेरी आंखें बिन लफ्जों के ही मुझसे बयां कर जाती हैं। तेरे मेरे सफर का पहला ये कदम है, साथ साथ तेरी बेचैन धड़कनों को मेरा दिल भी महसूस कर जाती है। सगाई की अंगूठी पहनाते समय सूरज ने रश्मि के हाथों को जानबूझ करके जोर से थामा तो रश्मि ने उसे नजरें उठा करके देखा और सूरज यही चाहता था कि रश्मि उसे देखे। सूरज ने रश्मि की आंखों में जो खामोशी देखी वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उसकी आंखों में हजारों सपने और अपने होने वाले पति को इतने करीब पा करके जहां खुशियां होने चाहती हैं, जहां खुशियां होनी चाहिए, वहां ये शांति क्यों है? रश्मि, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम शादी के पहले कहीं मिल सकते हैं? सगाई के बाद मधु जी ने सूरज के साथ रश्मि को बिठा करके जब मेहमानों से बात करने लगी और सूरज ने एकांत पा करके उससे जब पूछा तो रश्मि ने चौंक करके पूछा, क्यों हमारे पेरेंट्स ने हमें मिलने को कहा है या आप ऐसे ही चाहते हैं? रश्मि की बात पर सूरज मुस्कुरा करके बोला, नहीं, हमारे पेरेंट्स ने नहीं कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शादी के पहले आपके दिल में जो डर है मुझसे या इस शादी को लेकर के उसे बात करके दूर कर सकूं, ताकि शादी में आपकी आंखों में इन खामोशी की जगह हमारे आने वाले जीवन की रंगीन सपने हों। वैसे आप नहीं मिलना चाहती हैं तब भी मुझे कोई तकलीफ
तकलीफ नहीं है, बस आप इस गरीब की ओर देखो और इन्हें सुर्ख गुलाबी ओंठों पे हमारे लिए मुस्कुराहट लाया करें। सूरज ने इस तरह से अपनी बात कही कि रश्मि को हंसी आ गई। आज कितने महीनों के बाद मानस के उसके जिंदगी से जाने के बाद आज वो दिल से हंसी थी और सच में उसके चेहरे पर हंसी आते ही वो शादी के पहले ही दुल्हन सी लग रही थी सूरज की नजर में। यही आपके चेहरे पर देखना चाहता था मैं। आप नहीं जानती हैं कि इस वक्त आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बस ये हंसी और गालों की लाली को अपने आप से दूर मत कीजिएगा। सूरज ने रश्मि से जब ये कहा तो रश्मि को लगा कि सूरज में मानस खड़ा है और उसे खुश देख करके खुश है, पर पल भर में उसे मानस की शादी की याद आते ही वो वर्तमान में लौट आई और सूरज को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देख करके वो मुस्कुरा दी। अब तो नवीन भाई शादी की तैयारी में लग जाइए। सूरज और रश्मि को साथ में देख करके दिल करता है अभी पंडित जी से कह करके शादी अभी के अभी करा दूं। तभी महेश जी ने नवीन जी को लेकर के वहां आते हैं और जब ये बात कही तो नवीन जी हंसते हुए बोले, अगर सूरज जी ये कहते तो मैं उनकी बेचैनी समझ सकता था, पर आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं महेश भाई? जैसे 15 दिन निकल गए वैसे ही 15 दिन भी गुजर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब तो रोज कोई ना कोई रस्म होगी ही और 15 दिन बाद हमारी रश्मि आपकी बहू बन करके यहाँ से विदा हो जाएगी। कहते हुए नवीन जी की आंखें भीग गई और तभी मधु जी और सूरज की माँ भी वहां आ गई। पापा की बात सुन करके रश्मि की आंखें भी भर आई और ये देख करके महेश जी बोले, अरे अरे आप लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? जब भी रश्मि बिटिया को आप सब से मिलने का दिल करेगा चली आइएगा, इसी बहाने इस मन में भी बदल जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि रश्मि बिटिया जब आए तो उसे हफ्ते भर रोक लीजिएगा ताकि हमारे साहबजादे को भी जुदाई का स्वाद मिल सके। सब महेश की बात सुन करके हंस पड़े। रात में बिस्तर पर लेटी रश्मि सोच रही थी, जिस घर से वो दूर जाना चाहती थी वहीं से जाने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो दुखी क्यों हो रही है। अगर दीपक और संजय भाई ने उसकी जिंदगी में इतने दर्द नहीं दिए होते तो शायद आज का दिन भी औरों की तरह खुशी और हंसते हुए जी पाती, तो शायद सूरज जी को मेरे चेहरे पर खुशी खोजनी ना पड़ती। और सूरज का ख्याल आते ही उसके अंदर एक झुरझुरी सी होने लगी। क्या सूरज जी जिस प्यार को मुझसे पाना चाहते हैं क्या मैं उन्हें वो दे पाऊंगी? और क्या मैं उनके पवित्र प्रेम के काबिल भी हूँ? कहाँ उनकी आंखों में आने वाले कल को देख करके हजारों सपने हैं और कहाँ मेरे पास सिर्फ बीते हुए कल के हजारों दर्द और जख्म हैं जिसे मैं चाह करके भी दूर नहीं कर पा रही हूँ खुद से। सोचते हुए रश्मि को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सूरज शादी को लेकर के न जाने कितने सपने देखे जा रहा था रश्मि को लेकर के, और रश्मि इस घुटन में जी रही थी कि सूरज को अगर सच का पता चल जाएगा तब या उसके निश्चल प्यार की मैं हकदार हूँ क्या? दोनों जी रहे थे पर सोच और सपने अलग अलग थे, जैसे नदी के दो किनारे हों, पर ये दोनों किनारे समाज की नजर में एक होने जा रहे थे। शादी के माहौल में दीपक और संजय को मौका ही नहीं मिल पाता था रश्मि से बात करने का या उससे कुछ गलत डिमांड करने का। और इन कुछ दिनों में रश्मि को लगा कि वो भी एक इंसान है, कठपुतली नहीं जो किसी के भी इशारे पर बस चलती जाए। अब रश्मि के चेहरे पर भी शादी की खुशी झलकने लगी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सूरज के रूप में शायद इस घुटन और जिल्लत भरी जिंदगी से निकलने का रास्ता मिल गया है। मेहंदी की रस्म भी शांति के साथ संपन्न हो चुकी थी और रात में अपनी हाथों की मेहंदी में सूरज के नाम को छूते हुए रश्मि सोच रही थी कि क्या ये रिश्ता मेरे साथ ईमानदारी से रह पाएगा या बाकी रिश्तों की तरह ये भी मुझे एक नया जख्म दे जाएगा। चाहे जो भी हो, मुझे तो कम से कम इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना है। कम से कम इस रिश्ते में इतनी घुटन तो ना होगी जो मैं अभी तक जिए जा रही हूँ। सोचते हुए रश्मि की आंखें भीग गई। उधर रश्मि के हाथों की मेहंदी
में अपने नाम होने की कल्पना मात्र से रोमांचित हो रहा था। उसे तो बस उस पल का इंतजार था जब दुल्हन बनी रश्मि उसकी बाहों में समाई होगी, शर्म की लाली लिए हुए। मेहंदी की लाली में तेरी खूबसूरती और निखर जाएगी। दुल्हन बनी मेरी मोहब्बत अब मेरी बाहों में समा जाएगी। तुझे फुर्सत से बनाया है खुदा ने मेरे लिए, इसलिए बेचैन हूँ तेरे लिए। मेरे मचलते जज्बातों को मेरी बाहों में आकर के महसूस तुझे हो जाएगी। शादी के दौरान सूरज हर संभव कोशिश कर रहा था कि रश्मि को कुछ भी असहज ना लगे, इसलिए जब भी रश्मि सूरज की ओर देखती वो मुस्कुरा करके आंखों से उसे एहसास दिलाता था कि अब हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, और रश्मि भी मुस्कुरा देती। सारी रस्में अच्छे तरीके से, और जब विदाई का समय आया तब रश्मि के लिए ये पल भी काफी कष्टप्रद था। इसलिए नहीं कि वो इस घर से जाना नहीं चाहती थी, बल्कि वो अपनी मम्मी पापा को छोड़ करके जा रही थी, और उसे इस घर में इन दोनों के प्यार के सिवा दर्द और जख्मों की जो सौगात मिली थी उसे वो साथ लिए जा रही थी, क्योंकि ये साए की तरह उससे जुड़ से गए थे। जैसे मेरी लाडो जैसे कल तक इस घर की इज्जत और मान सम्मान को बनाए रखा था अपनी शालीनता से, उसी तरह से उस घर की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देना। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना कि इस घर से भले तू उस घर में बहू बन करके चली गई है, पर हमेशा तेरा हक यहाँ वैसे ही रहेगा जैसा आज है। मधु जी ने जब रश्मि को गले लग करके कहा तो रश्मि फूट फूट करके रोने लगी। सूरज के घर पर रश्मि का स्वागत काफी अच्छी तरीके से हुआ। सारी रस्मों के बाद रात में जब सूरज की बहन सुधा ने रश्मि को उसके कमरे में ले गई तो रश्मि शादी में काफी थक जाने के कारण बेड पर थोड़ी देर बैठी सूरज का इंतजार करती रही, फिर सो गई। सूरज जब कमरे में आया तो रश्मि को लाल जोड़े में सोया हुआ देख करके उसके नजदीक जा करके बैठ गया, और नींद में सोई रश्मि के चेहरे पर खेलती मासूमियत को निहारता रहा, और खुद से बोली, ये मेरी बन चुकी है, बस एक बार रश्मि मेरी बाहों में खुद से आए और अपने दिल में मेरे लिए जितने जज्बात छुपाए हुए हैं बस कह दे, तब मैं इसके नजदीक जाऊंगा। कह करके सूरज जैसे ही उठ करके जाने लगा, रश्मि का हाथ सूरज के हाथ पर आ गया। छू करके तूने हाथ मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया, सोए अरमानों को फिर से छू करके तूने जगा दिया। ये पल, ये रात, ये मौसम सुहाना, उस पे जालिम तेरी हुस्न का सितम मेरे मचलते जज्बातों को और जगा दिया। वो पल बहुत खास होता है जब पहली बार शादी के बाद एक लड़का एक लड़की ना जाने कितने सपने लिए मिलते हैं, और पहला स्पर्श और एक दूसरे में डूब जाने का नशा कुछ अलग सा होता है। ये वो पल होता है जो जिंदगी की हर विपरीत परिस्थितियों में हमारे अंदर ये विश्वास दिलाता है कि हमारे साथ जो कल तक अजनबी सा था वो अब हमारे हर कदम पर, हर मोड़ पर हमारे साथ रहेगा। और शायद ये सोच हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें दी होती है, जिसके बाद हम उस इंसान से इतने गहरे तक जुड़ जाते हैं कि उसकी खुशी और दुख हमें खुद के लगने लगते हैं, चाहे उससे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है तब भी। सूरज को लगा कि रश्मि शर्म के कारण इशारे से उसे अपने पास बुला रही है, और सूरज ने खुशी से उसके हाथ को चूम करके जैसे ही रश्मि को अपनी बाहों में लेना चाहा, रश्मि नींद से जाग गई और सूरज के अपने ऊपर झुका देख करके सोचने लगी, क्या पति सिर्फ पत्नी के शरीर को पाना ही अपना पति धर्म समझता है, या उसे पहले ये एहसास दिलाना सही नहीं समझता कि दोनों रिश्ते में शरीर से बढ़ करके एक दूसरे की फीलिंग है। और ये रश्मि अपने साथ हुए उन जख्मों के कारण सोचने लगी थी, क्योंकि वो सूरज में वो साथी तलाश रही थी जो उसके शरीर से पहले उसकी भावनाओं, उसकी खुशी को अहमियत दे। इसलिए वो डर करके पीछे हो गई और सूरज को डरी नजरों से देखने लगी। सूरज अचानक से रश्मि को डरा हुआ देख करके अपने आप को संयमित करते हुए बोला, रश्मि आप डर क्यों रही हैं? ओ आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा आप, कह करके सूरज रश्मि के डरे हुए चेहरे को देखने लगा। तो रश्मि बामुश्किल इतना ही बोल पाई, ओ मैं नींद में थी, पर अभी ये सब मुझे
कह करके रश्मि ने अपनी नजरें नीची कर ली, क्योंकि वो जानती थी कि मर्दों को सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब होता है। उन्हें पत्नी या औरत के हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर सूरज रश्मि के अधूरे शब्दों को समझ गया और उसके अंदर के डर को भी, इसलिए वो पीछे हटते हुए बोला, रश्मि आप सो जाइए, हम कल बात करते हैं इस विषय पर, क्योंकि मुझे भी बहुत जोर की नींद आ रही है। कह करके सूरज मुस्कुरा करके सोफे पर जाकर के सो गया और रश्मि आश्चर्य से उसे देखे जा रही थी कि उसने उसे मेरी इच्छा के विरुद्ध ना तो छुआ और ना ही मेरे पास आने की कोशिश की। क्या कोई मर्द ऐसा भी हो सकता है? भाभी दरवाजा तो खोलिए, माँ आपको साथ में लाने के बोली हैं हमें। क्या मैं माँ को कह दूं कि भाभी और भाई को अभी और सोने का इरादा है? सुधा ने सुबह जब दरवाजा खटखटाते हुए कहा तो रश्मि चौंक करके पलंग से उतर करके दरवाजे की ओर जैसे ही बढ़ी, सूरज ने उसका हाथ थाम लिया तो रश्मि सूरज को आश्चर्य से देखने लगी। तब सूरज ने कहा, पहले मुझे बेड पर जाने दो ताकि कमरे में और हमारे बीच के रिश्ते का सच बाहर ना जा पाए। सूरज की बात पर रश्मि के दिल में उसके लिए इज्जत के साथ एक जगह बनने सी लगी थी। चलिए भाभी, माँ आपको जल्दी से तैयार होकर के बुला रही हैं, तब तक मैं आपके अलमारी को अरेंज कर देती हूँ। क्यों, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुधा ने रश्मि के दरवाजा खोलने पर कमरे में घुसते हुए कहा तो रश्मि ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिला दिया और बाथरूम में चली गई। रश्मि, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और इस घर की रस्म के अनुसार तुम खीर बना करके कान्हा जी को भोग लगा करके सबसे पहले सूरज को खिलाना और उसका आशीर्वाद लेना। इस रस्म का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने पति से कम हो, बल्कि इससे तुम दोनों के बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा और ये भावना आएगी कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। भले आज मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तुम सूरज और इस घर में रच बस जाओगी तब तुम्हें ये बात सही लगेगी। सूरज की माँ ने जब रश्मि को किचन में रस्में समझाते हुए कहा तो रश्मि ने बोला, कुछ नहीं, बस हामी में सिर हिला दिया। खीर भोग लगाने के बाद जब रश्मि सूरज को खीर की प्याली थमा करके जाने लगी तो सूरज की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, हमने कहा था सूरज को तुम खीर खिलाना, मतलब अपने हाथों से तुम इसे खीर खिलाना और सूरज तुम भी रश्मि को खीर खिलाना, क्योंकि तभी ये रस्म पूरी होगी। और महेश जी और सुधा की ओर देख करके बोली, आप लोगों को कुछ काम है तो कर लीजिए, आखिर हर रस्म में हम लोग रहें ये जरूरी तो नहीं है। उनकी बात पर महेश जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए और सुधा भी। रश्मि ने सूरज को खीर खिलाने के लिए जैसे ही चम्मच आगे किया, सूरज ने पूछा, रश्मि अगर इस रस्म से आपको कोई दिक्कत या असहज महसूस कर रही हैं तो मैं खीर खुद ही खा लूंगा, और रही बात माँ की तो उनसे मैं कह दूंगा कि आपने खिलाई है। रश्मि सूरज के व्यवहार से हर बार प्रभावित हुई जा रही थी। उसके सामने पुरुष का ये रूप पहली बार आया था, जहां औरत को इंसान और उसकी भावनाओं को जगह देते हुए देख रही थी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप खीर खाएं, कह करके रश्मि ने सूरज को खीर और फिर सूरज के हाथों से खुद भी खाया। लेकिन रात होते ही रश्मि को फिर लगने लगा कि सूरज आज तो अपने पति होने का हक जरूर मांगेगा, लेकिन वो अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सूरज कमरे में आया और सोफे पर जाकर के सो गया, बिना कोई मांग किए, बिना किसी का हक उपयोग किए। पर रात भर नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। सूरज रश्मि के प्यार की तड़प में जाग रहा था और रश्मि सूरज की अच्छाई से खुद को सूरज का हक ना देने का दोषी मानते हुए ये सिलसिला 4-5 दिन तक चलता रहा। और हर बार सूरज की कोई ना कोई बात रश्मि को ये एहसास दिला देती थी कि जैसे उसके भाइयों ने उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की, वैसे ही वो भी सूरज की भावनाओं को समझ नहीं रही है। आखिर वो मुझसे जो चाह रहा है वो गलत क्या है? आखिर हर शादी के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते बनते ही हैं, और सूरज ने तो कम से कम यहाँ मेरी सहमति इस रिश्ते में ले ही ली है, जो शायद ही कोई लेता होगा। रश्मि हर बार सोचती रहती थी
उस दिन घर में वो अकेली थी, सारे सदस्य बाहर गए थे और सूरज जैसे ही आया उसने रश्मि को रोते हुए देखा तो घबरा गया। रश्मि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा या कहीं चोट लग गई है? सूरज उसके नजदीक जा करके घबरा करके पूछने लगा तो रश्मि ने रोते हुए कहा, सूरज आप बहुत अलग हैं और ईश्वर को मैंने नहीं देखा है, पर आपको देख करके लगता है कि आप जैसे ही होंगे, क्योंकि आपको सभी की भावनाओं की कद्र करना आता है और मैं आप जैसे के लायक नहीं हूँ। क्योंकि रश्मि रोते हुए बोले जा रही थी, तभी सूरज ने बढ़ करके रश्मि को सीने से लगा लिया और उसके ओंठों पर उंगली रख करके कहा, रश्मि तुम मेरे लायक हो या मैं तुम्हारे लायक, ये सोचने का समय निकल गया है और अब बस मैं यही जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारे बीते हुए कल से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मेरे लिए तुम मेरे साथ हो यही काफी है और उससे भी ज्यादा ये खास है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो खास जगह बन गई है जो दूसरे पति सालों में बना पाते हैं। कह करके सूरज ने रश्मि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर के गौर से देखने लगा। रश्मि सूरज की आंखों में वो निश्चल प्यार देखा जो वो कब से तलाश रही थी और सूरज रश्मि की आंखों में जैसे खोने लगा था और दोनों के कांपते ओंठों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। मदहोशी में दोनों डूबते चले गए और इतने दिनों के बाद सूरज रश्मि को बाहों में ले करके अपनी सुहाग रात बनाने जा रहा था। अभी बाहों में सिमटी रश्मि सूरज के प्यार में डूब ही रही थी, तभी महेश जी और सभी लोग आ गए। सभी लोगों के आने के बाद सूरज रश्मि के पास जा करके अपने दिल का हाल कह नहीं सकता था और रश्मि का भी यही हाल था। दोनों एक दूसरे के करीब रह करके भी तड़प रहे थे और तभी सूरज की मां ने रश्मि को फल लेकर के सूरज को कमरे में दे आने के लिए कहा तो रश्मि फल लेकर के जैसे ही कमरे में पहुंची, सूरज ने रश्मि को बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को दीवानों सा चूमने लगा। उसके कांपते हाथ रश्मि के बदन पर ऐसे चल रहे थे जैसे रश्मि को अपने अंदर छुपा लेना चाहता हो। पल भर में रश्मि सूरज के प्यार में डूबती जा रही थी और सूरज पागलों सा उसे चूमते जा रहा था। तभी दोनों के पीछे से आवाज आई, अगर प्यार में डूबना ही है तो कम से कम दरवाजा बंद कर लिया करो, आखिर हम अभी कुंवारी हैं। अगर आपकी इन हरकतों का असर हम पे हो गया तो हम तो बिगड़ ही जाएंगे। ये आवाज सुधा की थी जो चाय लिए खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सूरज और रश्मि झट से अलग हो गए एक दूसरे से और रश्मि मुझे किचन में काम है कह करके कमरे से बाहर चली गई और सूरज भी अलमारी में से कुछ निकालने का अभिनय करने लगा। सुधा चाय पी लेना कह करके हंसते हुए बाहर चली गई तो सूरज फिर से रश्मि को बाहों में लेने को मचल गया। भाभी आपके गाल पर लगता है किसी मच्छर ने काट लिया है, लाल निशान हो गए हैं। किचन में आकर के सुधा रश्मि को छेड़ने लगी तो रश्मि शर्म से लाल हो गई। तू भाभी को ज्यादा परेशान मत कर और जा अपनी पढ़ाई कर। सूरज की मां ने रश्मि को देख करके समझ गई थी कि दोनों के बीच रिश्ते ठीक हैं और वो रश्मि को खुद के सामने असहज महसूस होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए सुधा को वहां से हटा दिया। अभी तो हमारे मोहब्बत की शुरुआत है, तुम में डूब करके खुद को पाने की तलाश शुरू हुई है। तेरी खामोशी में छिपी चाहत को जुबा मिल गई है, जैसे अब जिंदगी से मोहब्बत की हर मंजिल को पाने की दिल में चाहत जग गई है। सूरज को खोने के बाद, सूरज को खाने के बाद थोड़ा टहलने की आदत थी, इसलिए जब वो टहल करके लौटा तो कमरे में अंधेरा देख करके वो समझ नहीं पा रहा था कि आज कमरे में रोशनी क्यों नहीं है। सोचते हुए जब वो स्विच ऑन करने जैसे ही गया, पायल की आवाज से चौंक गया और झट से लाइट जला दी। सामने रश्मि दुल्हन का जोड़ा पहने शर्म से लाल हुए उसके सामने खड़ी थी। उस रात आपके करीब आने में मैंने डर कर उस रात की कीमत समझ नहीं पाई थी, पर आज मैं आपके सामने वही दुल्हन बनी हूँ जिसे पाना आप चाहते थे। कह करके रश्मि चुप हो करके सूरज के जवाब का इंतजार करने लगी। तभी सूरज आगे बढ़ा और रश्मि को बाहों में उठा करके बेड पर
पर ले गया और बोला, रश्मि ये पल मेरे लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए कीमती हैं और हम इन्हें और कीमती बनाएंगे अपने प्यार से। कह करके सूरज रश्मि के कांपते ओंठों को चूम लिया और देखते देखते दोनों एक हो गए। ठीक वैसे ही जैसे खुशबू के बिना फूल नहीं अच्छे लगते, वैसे दोनों बन गए थे एक दूसरे के लिए। तो हफ्ते भर बाद नवीन जी ने दीपक को रश्मि और सूरज को पगफेरे की रस्म के लिए बुलाने भेजा। तो रश्मि दीपक को देख करके डर सी गई, क्योंकि शादी के पहले दीपक ने जो कहा वो अभी तक भूली नहीं थी। अरे रश्मि, आपके भाई साहब आए हैं, उनकी खातिरदारी करो, मैं जरा जरूरी काम को पूरा करके आता हूँ। सूरज ने रश्मि से कह करके बाहर चला गया और दीपक कुछ कहने ही जा रहा था, तभी सुधा चाय लिए आ गई और उसके पीछे सूरज की माँ। वो पापा ने पगफेरे की रस्म के लिए रश्मि और सूरज जी साथ लाने के लिए भेजा है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं रश्मि को साथ ले जाऊं। सूरज की मां ने कहा, बेटा सूरज अभी अभी बाहर निकला है और हमारे यहाँ बहू पगफेरे की रस्म अपने पति के साथ करती है, इसलिए अगर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। उनकी बात सुन करके दीपक ने कुछ काम है कह करके वहां से चला गया। दूसरे दिन पगफेरे की रस्म के लिए रश्मि और सूरज नवीन जी के घर गए तो दीपक ने समय निकाल करके पूछा, तूने सूरज को अपने करीब आने तो नहीं दिया? दीपक के पूछने के लहजे से रश्मि सहम गई और उसने कहा, नहीं, वो मेरे करीब नहीं आए। रश्मि झूठ बोल करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि सूरज उसे यहाँ से ले जाएं अपने साथ, लेकिन रस्म के अनुसार दोनों को उस रात वहीं रुकना था और दीपक के डर के बावजूद रश्मि और सूरज रात में एक कमरे में रहे। जैसे ही रश्मि कमरे में आई, सूरज उसे बाहों में भर करके चूमने लगा। वो दिन भर रश्मि को ना छू पाया था और ना ही उसके करीब जा पाया था। शादी के कुछ महीने हर लड़की और लड़के के लिए काफी मदहोशी भरे होते हैं और इसमें उन्हें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। रश्मि सूरज के प्यार में डूब कर के सारी बातें भूल गई, लेकिन ईश्वर अभी रश्मि की मुश्किलें कम नहीं करने को तैयार था। तभी 2 महीने के बाद अचानक एक दिन रश्मि की तबीयत खराब हो गई और घर वालों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टर ने बताया कि रश्मि का गर्भपात हो गया है। रश्मि और सूरज के साथ घर के लोगों के लिए ये काफी सदमे वाली खबर थी और इस खबर ने तो जैसे जो थोड़ी मुस्कुराहट आई थी उसके चेहरे पर वो भी छीन ली। नवीन जी और मधु जी ने महेश जी से प्रार्थना करके रश्मि को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गए, लेकिन घर पहुंच करके रश्मि दीपक और संजय को जब भी देखती तो उसे यही लगता था उससे जो पाप इन दोनों ने कराया था, शायद इसलिए ईश्वर ने उससे बच्चा छीन लिया। पर अपने दिल की बात अपने तक ही रखी और इस जख्म को भी खामोशी से अपने सीने में छुपा लिया। इस बार उसके ससुराल वालों ने भी कह दिया था कि हो सकता है कि रश्मि अभी मां बनना नहीं चाहती, इसलिए उसने ऐसा किया हो। पर सूरज उसके दुख में उसके साथ खड़ा था, क्योंकि रश्मि के साथ सूरज ने भी उसके बच्चे को खोया था। घर वालों ने रश्मि की सेहत देखते हुए उसे अपने पास रोक लिया और सूरज ने भी सोचा यही ठीक रहेगा, पर रश्मि अपने दुख से ज्यादा सूरज की खामोशी से दुखी थी। देखते देखते 6 महीने बीत गए, पर रश्मि सूरज की खुशी के लिए उससे मिलने आता रहा। लेकिन जब उसने रश्मि का साथ ले जाने की बात की तो दीपक और संजय ने नवीन जी को डरा दिया कि कहीं रश्मि के साथ ये लोग बुरा व्यवहार ना करें। इस घटना के बाद नवीन जी भी डर गए और उन्होंने रश्मि को विदा नहीं किया। समय तेजी से गुजर रहा था और रश्मि सूरज के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने माँ से एक दिन कहा, माँ सूरज 2 दिन बाद आ रहे हैं, मुझे ले जाने, आप पापा से कह दो ना। कह करके वो चुप हो गई तो मधु जी ने मुस्कुरा करके कहा, ठीक है, तेरे पापा से बात करती हूँ, आखिर असली घर तो वो ही है तेरा।
जब सूरज 2 दिन बाद आया तो नबीन जी ने रश्मि को जाने से नहीं रोका, बस सूरज को रश्मि को विशेष ध्यान रखने की हिदायत दे दी। रश्मि ससुराल आकर के वैसे ही सामान्य रूप से रहने लगी और जल्द ही फिर से ईश्वर ने उसकी गोद भर दी। पर मधु जी पिछली घटना के बाद डर गई थी, इसलिए 2 महीने होते ही रश्मि को अपने पास बुला लिया। सूरज तो नहीं चाहता था कि रश्मि उसे छोड़ करके जाए, पर नबीन जी और मधु जी के दबाव देखते हुए उसने सोचा कहीं रश्मि इन बातों से टेंशन में ना आ जाए और कहीं फिर कोई बुरी घटना ना घट जाए। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि वो वहीं खुश रहे। रश्मि फिर घर लौट आई, पर शादी के बाद दीपक और संजय उससे कोई बुरी हरकत नहीं कर रहे थे। यही रश्मि को संतोष दे रहा था। फिर थोड़े दिन बाद रश्मि ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो दोनों घरों में खुशी मनाई गई। और सूरज जब रश्मि से मिला तो उसका हाथ थाम करके बोला, देखो रश्मि, हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब तो तेरे पास 2 रश्मि हैं, एक मेरी जिंदगी, एक धड़कन। रश्मि, आज तुमने मुझे वो दिया है जो मेरा सपना था, मेरा अंश, मेरा उत्तराधिकारी। अब बस हम तीनों साथ में रहेंगे। रश्मि सूरज की बात पर मुस्कुरा। शौर्य रश्मि और सूरज का बेटा 5 महीने का हो चला था। फिर भी रश्मि को नबीन जी उसके ससुराल नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रश्मि अकेले बच्चे को संभाल नहीं पाएगी और पता नहीं उसके ससुराल वाले उसका सहयोग करें या ना करें। और वही सूरज रश्मि के लिए बेचैन रहता था। रश्मि सब कुछ समझ करके भी बेबस थी कि अपनी बात मम्मी पापा को समझा नहीं पा रही थी। इसी बीच महेश जी को बिजनेस से घाटा हो गया और इस सदमे से उन्हें लकवा मार गया। और मधु जी भी एक दिन घर में गिर पड़ी तो उनके कमर की हड्डी टूट गई। दोनों को इस हालत में छोड़ करके रश्मि का दिल ससुराल जाना गंवारा नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सिवा उसके मम्मी पापा का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। इसलिए उसने सूरज से बहाना बनाया कि उसे शौर्य अकेले नहीं संभालता और पहला बच्चा होने के कारण उसे चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। इस तरह काम पर काम करते हुए सूरज को लगा रश्मि अपने मम्मी पापा के साथ रहेगी तो शायद उसका भी दिल लगेगा और उसके मम्मी पापा अभी जिस हालात में से गुजर रहे हैं उन्हें शौर्य और रश्मि का साथ जल्द स्वस्थ होने में मदद करेगा। सोच करके वो रश्मि को उसके घर छोड़ करके चला गया। 2 महीने गुजर गए, कैसे पता ही नहीं चला। और नबीन जी के बिजनेस को संजय और दीपक मिलकर के चलाने लगे, क्योंकि नबीन जी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इसी कारण उनकी ये हालत हुई थी। एक दिन अचानक दीपक एक अजनबी के साथ घर आया और सबसे बोला, ये हैं पापा के बिजनेस के सबसे पुराने दोस्त मनोज के बेटे मनोहर। आज सोचा रात को खाना ये हमारे साथ खाएं। कहा करके उसने रश्मि को सारी व्यवस्था देखने को कहा तो रश्मि ने सोचा शायद इसके बाद पापा को बिजनेस संभल जाए, इसलिए उसने खुद को ही सारे खाने की व्यवस्था देखी और खाना भी खुद सबको परोसा भी। अरे आप भी बैठिए ना हमारे साथ खाना खाने, बहुत बचपन में हम मिले थे एक बार, पर उस वक्त पता नहीं था हमारी मुलाकात ऐसे फिर से होगी। कह करके मनोहर ने रश्मि का हाथ पकड़ करके उसे बगल वाले कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो रश्मि को ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि औरतें मर्दों के स्पर्श से ही जान जाती हैं कि उसकी नीयत उसके प्रति कैसी है। और मनोहर के छूते ही उसे वही फीलिंग आने लगी जो संजय और दीपक के छूने पर आती थी। जी मेरा बेटा जग गया है, मैं देख करके आती हूँ। कह करके रश्मि वहां से हट गई, लेकिन जाते जाते उसने दीपक से कह करके रश्मि को मिलने के लिए बुलाया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, अंकल का बिजनेस फिर से अपनी वही पहचान बना लेगा, ये मैं वादा करता हूँ। वैसे दीपक से मैंने आपका नंबर ले लिया है, बाद में बात करते हैं। कह करके मनोहर चला गया तो रश्मि ने दीपक से पूछा, आई आपने उसे मेरा नंबर क्यों दिया? अगर वो मुझे परेशान करेगा तो? दीपक हंसते हुए रश्मि की बात सुन करके बोला, पागल है क्या, उसे फुर्सत है इन फालतू की बातों के लिए। कह करके वो अपने कमरे में चला गया, पर रश्मि का दिल किसी अनजाने डर से डर रहा था। पता नहीं कब कौन सा तूफान आने वाला है, जिंदगी में और मुश्किलें बढ़ाने वाला है। बहुत मुद्दत के बाद हौसला पाया है हमने मुस्कुराने का,
दिल अब कह रहा है कोई इन मुस्कुराहटों को छीनने के लिए आने वाला है। लेकिन मनोहर को फुर्सत थी इन कामों के लिए, इसलिए उसने ज्यादा इंतजार करना बेकार समझा और दूसरी रात रश्मि को फोन किया। चूंकि रश्मि के लिए मनोहर का नंबर अनजान था, इसलिए उसने जब फोन उठा करके पूछा कि आप कौन, तो मनोहर ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं मनोहर, आप अंकल जी को लेकर के ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या कोई और काम हो तो मुझसे बेझिझक कह सकती हैं। रश्मि ने जरूर कह करके फोन रख और रात भर गुस्से और आने वाले दिनों की कल्पना करके वो सोई नहीं कि कहीं फिर से उसे वही सब कुछ ना झेलना पड़े जो उसने शादी के पहले झेला था। बस फर्क इस बार यही होगा कि इस बार उसके अपने नहीं गैर ये काम करेंगे और ये काम उसके अपने ही कराना चाहेंगे। सुबह जब मॉर्निंग में रश्मि से दीपक टकराया तो रश्मि ने कहा, दीपक भाई, कल मनोहर ने मुझे फोन किया था, इसलिए ही मैं कह रही थी उसे मेरा नंबर क्यों दिया है। रश्मि के चेहरे पर गुस्से को देखते हुए दीपक मुस्कुराते हुए बोला, अगर वो तुमसे बात करके हमारे बिजनेस में मदद कर सकता है तो अच्छी ही बात है ना। दीपक की बात खत्म होने से पहले ही रश्मि ने कहा, वो मुझसे सिर्फ बात ही नहीं करना चाहता बल्कि मेरे करीब भी आना चाहता है। रश्मि की बात सुन करके दीपक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया बल्कि बोला, देखो रश्मि, अगर जरा सा तेरे करीब आ भी गया तो क्या होगा, वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई चिंता की बात नहीं है। और रही सूरज की बात, वो तुझे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता, और अगर उसने ऐसा किया भी तो मैं हूं ना, तेरा ख्याल रख लूंगा। कह करके हंसते हुए दीपक चला गया तो रश्मि जाते हुए दीपक को देखती रही। फिर मन ही मन एक निर्णय ले लिया, कुछ रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए बने लगते हैं, भावनाओं और जज्बातों से खेलने के लिए बने लगते हैं। अब दिल ने मान लिया कि सफर तन्हा काटना है तो किसी के धोखे से अच्छा है अकेले ही मंजिल की तरफ हमें बढ़ते। पापा मम्मी, सूरज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए, और मम्मी की तबीयत भी पहले से काफी सुधार है, इसलिए उन्हें मेरी सहायता की उतनी जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बुला लीजिएगा। अचानक से रश्मि ने नबीन जी और मधु जी के सामने अपनी बात रखी तो उन दोनों के बोलने से पहले ही दीपक बोल पड़ा, अगर उन लोगों ने तेरे साथ खराब व्यवहार किया तो। दीपक की बात पर रश्मि उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, आखिर वैसे भी मुझे जाना तो वही है, क्योंकि समाज में नजरों में वही मेरा घर है, संसार है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो सूरज हैं ही संभालने के लिए, इतना यकीन है उन पर। दीपक रश्मि को आश्चर्य से देखे जा रहा था, क्योंकि आज के पहले रश्मि इतने आत्मविश्वास से अपनी बात नहीं कह पाई थी। तूने सही निर्णय लिया है रश्मि, मैं अब पहले से ठीक महसूस कर रही हूँ। और रही तेरे पापा की देखभाल करने की बात, तो तेरे भाई और भाभी हैं ना, मेरी बात से ये मत समझना कि मैं तुझसे नाराज होकर के ये बात कह रही हूँ, बल्कि माँ बाप तभी खुश रहते हैं जब अपने बच्चों का घर बसा हुआ देखते हैं। मधु जी ने रश्मि की बात का समर्थन करते हुए कहा तो नबीन जी भी बोले, अगर इसके ससुराल वाले इसे परेशान करेंगे तो मैं अभी इस लायक भी नहीं हुआ हूँ कि मैं इसकी परेशानी में खड़ा भी हो पाऊंगा, फिर ये कैसे रह पाएगी वहाँ उन हालातों में। नबीन जी चिंतित स्वर में कहा तो मधु जी ने कहा, आखिर आज नहीं तो कल इसे अपने घर जाना ही होगा, क्योंकि पूरी उम्र भर तो हम इसके साथ तो रह नहीं पाएंगे, और रही इसे वहाँ सब तंग करेंगे तो वहाँ सूरज जी तो होंगे ना इसके साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। मधु जी की बात से नबीन जी को भी लगा कि रश्मि को अपने ससुराल जाना सही रहेगा, पर दीपक को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने जब रश्मि को एकांत में देखा तब उसे समझाते हुए बोला, देखो रश्मि, वहाँ सब तुम्हें परेशान करेंगे और हम पापा का बिजनेस देखेंगे कि बार बार वहाँ आ करके तुम्हारी मदद करेंगे। दीपक की बात में जो स्वार्थ था रश्मि उसे महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार वो किसी को भी
खुद को चोट पहुंचाने का हक नहीं देना चाहती थी। आप चिंता मत करें, सूरज वैसे भी मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं और कोई परेशानी क्यों आएगी। जब मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो भी मुझसे ठीक व्यवहार करेंगे। रश्मि के जवाब से जब दीपक को लगा कि रश्मि अपना मन जाने को बना चुकी है तो उसने आखिरी बार उसे इमोशनल रूप से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, एक बार मम्मी के बारे में सोच लो, वो कैसे सारा काम इस बीमारी में कर पाएंगी। मैं समझता हूँ तेरा दिल भी बहुत कुछ करने को कहता होगा, तो तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ करूँगा जिससे तुझे संतुष्टि मिले और वो सुख भी दूंगा जो सूरज से तू चाहती है, और ये गलत भी नहीं होगा। अब सूरज बार बार यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए तुझे भी उसकी कमी खलती होगी, लेकिन मैं हूं ना तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कह करके दीपक ने जैसे ही रश्मि को अपनी बाहों में लेना चाहा, रश्मि पीछे हट गई और जोर से बोली, आई आज के बाद आप मेरे नजदीक आने की कोशिश भी आप मत कीजिएगा, नहीं तो मैं सारी सच्चाई मम्मी पापा को बता दूंगी। और अगर आपको ये लगता है कि उसके बाद सब मुझे ही गलत समझेंगे तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए शरीर से बढ़ कर के कुछ और नहीं होता है, ये बात तो मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था, पर उनकी सोच इतनी भी गिर सकती है कि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी बाजार में बेच सकते हैं। और गुस्से में वहां से जाने लगी। फिर अचानक वो मुड़ी और बोली, कल हो सकता है आपकी शादी हो और आपकी पत्नी के साथ कोई ऐसा कर रहा होगा तो आपको कैसा लगेगा आप। और रही सूरज की बात, वो कम से कम मुझे अपने स्वार्थ के लिए किसी के सामने परोस तो नहीं ही देंगे, इतना विश्वास है मुझे। दीपक रश्मि की बात सुन करके उसे गुस्से से घूरने लगा तो रश्मि बोली, मैं तो सपने में भी ऐसा किसी के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी होती। जो ईश्वर ने मुझे वो भी मुझे देना सही नहीं समझा। कह करके रश्मि वहां से चली गई। कुछ लोग अपने परिवार से कुछ ज्यादा ही जुड़े रहते हैं और शायद इसी का फायदा दूसरे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं, पर चुप रहने का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो उससे डर गए हैं या समाज में उन्हें ही गलत माना जाएगा, बल्कि वो समाज में अपने परिवार को गिरा हुआ नहीं देखना चाहते। भले और उसकी इन चीजों को डरपोक और कायरतापन समझे, पर वो सब कुछ सह लेते हैं तो बस अपने परिवार की इज्जत के लिए। किसी भी लड़की के साथ ऐसा होना बहुत ही दुखद और कष्टप्रद बात होती है, और ये सब सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जो ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं। मौत आखिरी रास्ता सब दुखों को दूर करने का हो सकता है, पर जो ये भी कर लिया हो और उसके बाद भी जिंदा बच जाए और वही सब कुछ झेले, तब कैसा गुजरता है दिल पर, ये सब वो ही बता सकता है। दर्द को वही महसूस करता है जो इसे जिए होता है। देख करके किसी के गम को कोई नहीं समझ सकता है। हर इंसान की चाहत खुशियों भरी जिंदगी की रहती है, पर जख्म को भी खा करके कैसे मुस्कुराता है ये वो ही समझ सकता है। रश्मि, तुम नहीं जानती हो कि तुम्हें पास पा करके मैं कितना खुश हूँ। मैं हमेशा सोचता रहता था कि कब हम यूं साथ में रहेंगे। बाहों में लिए हुए सूरज ने रश्मि से कहा तो रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको हमारे लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे पास आने के लिए आप अपना काम भी अधूरा छोड़ देंगे। सूरज ने आगे बोलने से पहले उसके होंठों को बंद कर दिया। समय गुजर रहा, हर पल रश्मि को ये लगता था कि सूरज से अपनी पुरानी जिंदगी छुपा करके वो पाप कर रही है, और यही सोच करके वो हमेशा दोषी मानती रहती थी खुद को। एक दिन उसने अपनी हिम्मत जुटा करके सूरज से सारी बातें बता देने का निर्णय लिया, ताकि वो अपने दिल का दर्द कह करके खुद को हल्का महसूस कर सके। और रश्मि को यकीन था कि सूरज उसकी मजबूरी समझेगा और उसे इस घुटन से बाहर निकलने में मदद करेगा। रश्मि, जानती हो, मेरा दोस्त शेखर की पत्नी को शादी के पहले रेप हुआ था, लगभग शादी के 10 साल पहले, और उन लोगों ने ये बात शेखर से छुपा करके ये शादी कर दी। लेकिन कल उसकी पत्नी ने सारी सच्चाई उसे बता दी और अब शेखर और उसके तलाक पर बात चल रही है। जिस शाम को रश्मि सूरज के साथ अपना दर्द बांटने
पढ़ने जा रही थी। उसी शाम घर आते सूरज ने जब ये खबर सुनाई तो रश्मि सूरज की ओर देखती हुई बोली, सूरज 10 साल पहले तो उसकी उम्र बहुत कम होगी, बेचारी ने कैसे सब कुछ सहा होगा, और अब शेखर भाई उसकी तकलीफ जान गए हैं तो उन्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि तलाक दे करके उसे और तकलीफ देना चाहिए। रश्मि की बात को सुन करके सूरज गंभीर हो गया और बोला, बिना लड़की के सहमति के कोई भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो। और रश्मि जिस लड़की ने पति से पहले अपने शरीर को किसी और को छूने दिया, ऐसी लड़की को तो शादी के बाद कितनों के साथ ऐसा करेगी कौन जाने, और शादी के बाद तो उसके साथ कुछ गलत भी होगा तो किसी को क्या पता चलेगा। सूरज ने जितनी बेपाकी से किसी लड़की के मन की व्याख्या की थी, अगर उसके दिल के हालात को समझते तो शायद ये बात कहने की हिम्मत ही नहीं होती उनकी। मैं पागल थी जो इनसे अपने जख्मों पर मरहम की उम्मीद लगाए बैठी थी, यहाँ भी ये मुझे ही गलत साबित कर देंगे और उसके बाद मेरे साथ मम्मी पापा की बदनामी होगी, जिसे मैं बचाने के लिए इतने सालों तक सब कुछ सहती रही, उसे भावना में बह करके मैं बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। कोई नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है कि लड़की और औरत खुद के लिए जब तक खड़ी नहीं होगी उसके लिए कोई भी लड़ने के लिए नहीं आएगा, उसे खुद से ही सारी दुनिया से लड़ना है, भले वो रोज रोज घुटती ही क्यों ना रहे अपने जख्मों के साथ। रश्मि को अपने जख्मों के लिए जिसे मरहम समझ लिया था वो भी समाज के उस पुरुष समाज से आता था जहां औरत के साथ गलत होना औरत की खुद की रजामंदी समझी जाती है। बस रश्मि ने उसी पल से खुद से वादा कर लिया कि अब सारे दर्द सारे जख्म उसके थे और उसी के रहेंगे, ना तो कल कोई उसको समझने वाला था और ना आज ही है और ना ही आज, तो बस जियो और कोशिश यही रहे कि कोई फिर से नया जख्म ना दे। उसके बाद रश्मि एक छोटी बेटी तो पहले ही थी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और एक अच्छी माँ बन करके जीने लगी, लेकिन कोई उसके लिए कोई अच्छा नहीं बन पाया। उसके किसी भी रिश्ते में बस एक घुटन उसे बार बार होती थी कि आखिर उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जीवन क्यों चुना, और ये घुटन लिए उसे हर पल जिंदगी बोझ सी लगती थी। पर समाज में उससे ज्यादा खुश और खुशहाल परिवार वाली कोई नहीं था। मित्रों, मेरी ये कहानी किसी की जिंदगी का सच है। बस नायिका थोड़ी सी भावुक थी और अपने माता पिता और परिवार को खुद के कारण दुखी नहीं देखना चाहती थी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।